हेलो चिल्ड्रन, आज हम व्याकरण के अंतर्गत पदबंध नामक अध्याय को पढ़ने वाले हैं। पिछले वर्ष तक शब्द व पद में अंतर इस पाठ के अंतर्गत ही हम पदबंध को पढ़ते थे, परंतु इस वर्ष के पाठ्यक्रम से इस पाठ को हटा दिया गया और केवल पदबंध को ही पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। तो पढ़ते हैं पदबंध के बारे में। पदबंध, इसके बारे में जानने से पूर्व हमें शब्द, पद, इनके बारे में जानते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कि तभी हमें पदबंध का अर्थ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम सभी को पता है कि वर्णों के सार्थक समूह से क्या तैयार होता है, एक शब्द तैयार होता है जो कि स्वतंत्र होता है। लेकिन यही स्वतंत्र शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है तब वो हो जाता है पद। जब एक शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, और जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरण पर आधारित इकाई का निर्माण करते हैं तब उस बंधी इकाई को पदबंध कहते हैं। इकाई अर्थात यूनिट, यानी जब एक से अधिक पद जो है वो मिलते हैं और एक यूनिट का निर्माण करते हैं तो उसे कहा जाता है पदबंध। तो पदबंध जब किसे कहते हैं, जब कोई पद समूह किसी एक इकाई अर्थात पद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रियापद का कार्य करता है तो उन्हें पदबंध कहते हैं। पद समूह यानी शब्दों का समूह, वो एक यूनिट का काम करने लगता है तो उसे पदबंध कहते हैं। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द है मोहन, जो कि एक स्वतंत्र शब्द है। मोहन पढ़ रहा है। जब मोहन शब्द का प्रयोग एक वाक्य में किया गया तो उसने पद का रूप ले लिया। उसके बाद उसका भाई मोहन, यहाँ भी मोहन शब्द है परंतु उसके साथ उस पर दो शब्द और आश्रित हैं और ये पद हैं। यहाँ पर इन्हें हम शब्द नहीं कहेंगे, इन्हें पद कहेंगे। तो उसका भाई मोहन, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका भाई मोहन, तो ये हो गया पदबंध, क्योंकि मोहन जो है वो संज्ञा शब्द है और बाकी दोनों उस पर आश्रित हैं और ये तीनों मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं, एक इकाई का निर्माण कर रहे हैं जो कि पदबंध का काम कर रहा है। अब इस वाक्य में पूरा वाक्य पदबंध नहीं है, उसका भाई मोहन ये एक पदबंध है। अब इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पदबंध के भेद, इसके 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा विशेषण पदबंध, तीसरा सर्वनाम पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। तो सबसे पहले जानेंगे संज्ञा पदबंध के बारे में। इससे पहले आपको ये याद रखना आवश्यक है कि इसके कितने भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, जो पद समूह संज्ञा पद का काम करता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काला 4 ताकतवर मजदूर, यहाँ पर ये जो 3 शब्द हैं ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक ट्रिक है जो आप याद रखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन है, सर्वनाम है या क्या है। अब एक बात याद रखिए, यहाँ पर आप शब्द देखेंगे, तीन पद हैं, 4 ताकतवर मजदूर। अब जो संज्ञा पदबंध होता है इसे पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या होता है, मुख्य या फिर आखिरी, शीर्ष अर्थ मतलब होता है कि मुख्य, जो मुख्य शब्द होता है वो या फिर जो अंतिम शब्द होता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मजदूर जो है वो संज्ञा शब्द है, इसलिए ये कौन सा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। हमें अगर इसे पहचानना है कि ये कौन सा पदबंध है तो हमें यही ध्यान रखना है। जैसे दूसरे में भी लंका के राजा रावण, तो यहाँ रावण भी संज्ञा है, दशरथ भी संज्ञा है, गुब्बारा भी संज्ञा है। तो आप इन सभी उदाहरणों में देख सकते हैं कि जो अंतिम पद है, अंतिम शब्द है वो क्या है, एक संज्ञा शब्द है। इसलिए ये पूरा पदबंध जो है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा, क्योंकि बाकी जो है इन्हीं पर आश्रित हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये पूरा वाक्य पदबंध नहीं है, केवल इतना 4 ताकतवर मजदूर ये एक पदबंध है। लंका के राजा रावण, अयोध्या के राजा दशरथ, आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये जो है वो पदबंध हैं। तो आप संज्ञा पदबंध को किस प्रकार पहचानेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि उसका मुख्य या फिर अंतिम जो शब्द होगा, पद होगा, वो संज्ञा होगा। जैसे मजदूर,
रावण, दशरथ और गुब्बारा। और जो उसके बाकी के शब्द होते हैं वो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। जैसे 4 ताकतवर मजदूर, तो मजदूर कैसे थे? ताकतवर। रावण कहाँ का राजा था? लंका का। दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। गुब्बारा कहाँ उड़ रहा था? आसमान में जो गुब्बारा था वो उड़ रहा था। तो यहाँ पर गुब्बारे की विशेषता बताई जा रही कि वो आसमान में उड़ रहा था। तो इस प्रकार ये जो आखिरी शब्द हैं इस पदबंधों में, ये है संज्ञा पदबंध। तो आपको इन्हें पहचानने का आसान तरीका समझना होगा कि मुख्य या फिर अंतिम जो पद होगा वो संज्ञा होगा। उसके बाद दूसरा है सर्वनाम पदबंध। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए वो होता है सर्वनाम। तो उसी प्रकार सर्वनाम पदबंध जो है वह उसमें भी आप कैसे पहचानेंगे? इसे भी पहचानने का वही तरीका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, ये पूरा एक पदबंध है। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने एक पूरा पदबंध है, परंतु हमें ध्यान क्या देना है? आपने, आपने क्या है? सर्वनाम। अगर यहीं पर किसी का नाम रखा होता, मोहन, सोहन, कोई भी नाम होता, तो ये कौन सा पदबंध हो जाता? कौन सा पदबंध हो जाता? संज्ञा पदबंध। बिजली सी फुर्ती दिखाकर मोहन ने, अगर ये होता तो ये संज्ञा पदबंध होता, क्योंकि मोहन जो है वो संज्ञा शब्द है। परंतु यहाँ पर आपने, तो वो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए कौन सा पदबंध होगा? सर्वनाम पदबंध होगा। अन्य उदाहरणों में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ, कोई, तुम सब, यानी उस पदबंध के अंत में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कौन सा पदबंध होगा? सर्वनाम पदबंध होगा। ये एक पहचानने की आसान ट्रिक है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा पदबंध है। तो सर्वनाम पदबंध में क्या होता है? वो संज्ञा का स्थान ले लेते हैं और वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ। अब यहाँ पर शरारत करने वाले छात्रों, यहाँ पर दिया गया है छात्र, लेकिन क्योंकि आखिरी शब्द है कुछ, यहाँ पर अगर कुछ के बाद फिर से छात्र लिख गया होता तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता, लेकिन केवल कुछ लिखा गया है जो कि संज्ञा के द्योतक शब्दों के अंतर्गत आ गए हैं। क्योंकि कुछ किसका परिवारवाचक है ये बच्चों का, छात्रों का। तो कुछ एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए ये पूरा पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तीसरा है विशेषण पदबंध। आपने पढ़ा हुआ है कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ भी वो विशेषता किसकी बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हुए जो काम करता है वो विशेषण पदबंध कहलाता है। पदबंध का अब इसमें भी एक बात ध्यान रखना है कि मुख्य या फिर अंतिम शब्द विशेषण अगर होगा तो वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। मुख्य, शीर्ष का मतलब है मुख्य, और या फिर अंतिम। जैसे तेज चलने वाली, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? गाड़ियों की। जो कौन तेज चलता है? गाड़ियाँ। गाड़ियाँ जो है वो संज्ञा शब्द है, तो उसकी विशेषता बता रहा है तेज शब्द। तो यहाँ पर तेज शब्द जो है वो विशेषण है, इसलिए ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, अब उस घर के उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, तो आदमी, अगर इसमें आदमी को भी बोल्ड कर दिया जाता, मतलब इसमें अगर इसको भी रेखांकित कर दिया जाता तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता। लेकिन केवल पदबंध कहाँ तक है? उस घर के कोने में बैठा हुआ। तो ये जो पदबंध है वो किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की। और आदमी क्या है? संज्ञा। तो हमें ये याद रखना है कि विशेषण क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, अर्थात ये पदबंध आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण पदबंध होगा। उसके बाद उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। इसमें घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो वो पदबंध कौन सा पदबंध होगा? विशेषण पदबंध ही होगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा पदबंध है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो। जैसे कि इसमें भी मुख्य और अंतिम शब्द यदि विशेषण हुआ तो वो विशेषण पदबंध ही कहलाएगा। चौथा है क्रिया पदबंध।
क्रियापदों का जो समूह क्रिया का कार्य करता है उसे क्रियापदबंध कहते हैं। इसमें अगर आपको एक साधारण सी बात बता दी जाए कि क्रियापदबंध का एक बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। क्रियापदबंध में जो आखिरी के शब्द होते हैं ना, वही क्रियापदबंध के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आया होगा दिखाई दे रहा है, डूब गया खोला जा सकता है। तो ये सारे जो हैं वो क्रियापदबंध के अंतर्गत आते हैं। और इसमें पहला जो होगा वो मुख्य होगा। जैसे आया, आया जो है, आना जो है वो मुख्य क्रिया है और उसके साथ उस पर आश्रित क्रिया है होगा। तो जो भी क्रिया पदबंध होगा वो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई क्रिया होती हुई दिखेगी और वही क्रिया पदबंध होगा। अगर पहला शब्द क्रिया है यहाँ पर उस पदबंध में, तो फिर वो क्रिया पदबंध ही होगा। अगला है क्रिया विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे। अब आपको पता है कि क्रिया विशेषण का काम क्या होता है। क्रिया विशेषण का काम होता है क्रिया की विशेषता बताना। तो यहाँ भी ये यही करेगा। जो पदबंध क्रिया की विशेषता बताता है वो कौन सा पदबंध कहलाता है? क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे अपने सामान के साथ वह चला गया। अब वो चला गया ये क्रिया है, चले जाना क्रिया है, लेकिन वो कैसे गया? अपने सामान के साथ। यहाँ पे के साथ जो है वो क्रिया विशेषण पदबंध है। सुबह से शाम तक क्रिया विशेषण पदबंध है। तो आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। संज्ञा के बारे में आप जानते हैं, सर्वनाम के बारे में जानते हैं, विशेषण के बारे में जानते हैं, क्रिया के बारे में जानते हैं और क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। तो ये यहाँ भी अपना कार्य ही करते हैं। और आपने अगर इनके कार्य को करते हुए इन्हें समझ लिया कि क्रिया जो है, क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता बताता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, क्रिया कोई भी कार्य करने को क्रिया कहते हैं, और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो अगर आप इन चीज़ों को पहचान लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये कौन सा पदबंध है। तो आज आपने इन 5 प्रकारों के बारे में जाना। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब इसके अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब 1 से लेकर 4 तक ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिनमें रेखांकित नहीं किया गया है। अब आपको क्या करना है, ये आप स्वतंत्र हैं इस चीज़ के लिए कि आप इनमें से रेखांकित करेंगे अपने हिसाब से। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। जो लड़की कल गा रही थी वह प्यारी है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में से आप पहले तो रेखांकित करेंगे कि इनमें से कौन सा विशेषण यहाँ पर कौन सा पदबंध यहाँ पर आएगा। तो उसी पदबंध से संबंधित आपको रेखांकन करना है। आप रेखांकित करेंगे तो वो कौन सा पदबंध है वो भी आपको बताना है। आपकी नोटबुक में आप लिखेंगे पहले ये प्रश्न, जैसे जो लड़की कल गा रही थी, उसके बाद उसका उत्तर कि ये विशेषण पदबंध है कि क्रिया पदबंध है कि संज्ञा पदबंध है कि सर्वनाम पदबंध है। उसके बाद 5वें नंबर से यहाँ पर आपको रेखांकित करके दिया हुआ है। तो आप रेखांकित जो पदबंध हैं उनके प्रकार के बारे में बताएंगे। तो ये प्रश्न 10 तक है। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखकर उत्तर भेज देना है। आपको इन सभी के ये जो वीडियो है इसे आप ध्यान से देखकर अगर समझेंगे तो पदबंध को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और एक बार अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। धन्यवाद।